सर डाउट नहीं है, बस वो प्रीवियस स्लाइड देखना था। देख लो। यस सर, हो गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ म्यूट कर लो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डीओएफ एंड इंटरनल एनर्जी। तो डीओएफ का मतलब क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड इंटरनल एनर्जी। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, पढ़ लेते हैं पहले हम इंटरनल एनर्जी। देखो, हमने बोला कि नो अट्रैक्शन फोर्स है, तो नो अट्रैक्शन फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। और हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो अगर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर एक्चुअली होना चाहिए था पीई प्लस केई, बट पी कितना है? जीरो है। जीरो क्यों है? बिकॉज अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं है, इसलिए जो इंटरनल एनर्जी है मेरी, वो मेरी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगी। यहां तक एक बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट फंडा क्या होता है अपना, अपन काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं कितनी होगी। तो मैं एक मान लेता हूं बीकर है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की किसी की स्पीड इस तरफ है, किसी की 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 इस तरफ है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं। ठीक है, तो इसका पूरा लंबा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन देख लो, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है वैसे तो, बट डेरिवेशन नहीं भी आया तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। डेरिवेशन नहीं आया तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अपन को याद रखना है, वो एक बार अपन को याद रखना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं ये इसका वॉल्यूम, इसका लेंथ एल मान लेते हैं अपन। तो अपन कोशिश करते हैं निकालने की कि स्पीड्स क्या होंगी। जो अपन मान लेते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी जो स्पीड है वो वी एक्स आई कैप है, प्लस वी वाई जे कैप है, प्लस वी जेड के कैप है। कोई भी मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो अपन बोल लेते हैं पहले तो कि जैसे अपन बात करते हैं प्रेशर की फॉर एग्जांपल पहले तो, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। What is the pressure due to one molecule on wall? So what is pressure? Pressure is force upon area. And what is force? Rate of change of momentum, delta momentum upon delta T upon area. Now let us consider one molecule. तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा? एक मॉलिक्यूल की Vx स्पीड है, Vy भी है और Vz भी है, बट लेट्स सी Vx। तो अगर लेंथ L है तो कितना टाइम लगेगा उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने पे? Vx अपॉन L। और अगर मैं बोलूं घूम के आ रहा है, मतलब हिट कर रहा है बॉल को, तो पहले हिट करा, फिर वापस पीछे गया, फिर वापस से आगे हिट करा, तो इसमें कितना टाइम लगा? इसमें दो रोटेशंस लग गए, तो मतलब 2Vx अपॉन L अपने पास टाइम लग गया। ये टाइम क्या है? ये टाइम है बिटवीन कंसेक्यूटिव हिट्स। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। तो एक मॉलिक्यूल था जो जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, ऐसे। तो ये फर्स्ट हिट है, ये सेकंड हिट है, ये फर्स्ट हिट है, दिस इज सेकंड हिट। What is the time between these two hits? The time between these two hits is 2L upon Vx. मैंने उल्टा लिख दिया क्या वहां पे? 2L upon Vx. 2L upon Vx. Length upon velocity is the time taken between consecutive hits. Now, if I ask you what is the change in momentum in one hit? In one hit, what is delta mv? तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? पी आई, एम वी इस तरफ था वी एक्स, और पी फाइनल क्या है हिट के बाद? इस तरफ है एम वी एक्स। तो व्हाट इज पी एफ माइनस पी आई? पी एफ माइनस पी आई है एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, मतलब कि माइनस ऑफ 2 एम वी एक्स। तो अगर इसका मॉडुलस लेंगे तो डेल्टा पी जो होगा मोमेंटम, वो कितना आ जाएगा? मॉडुलस मेरे पास 2 एम वी एक्स। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कितना हो गया मेरे पास? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो गया दिस 2 अपॉन दिस 2 एल अपॉन वी एक्स। मतलब ये क्या बन गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। अब फोर्स आ गया तो मुझे प्रेशर निकालना था, तो प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना है इस पूरे का? ये एरिया है इसका, क्योंकि ये भी एल है और ये भी एल है, तो इसलिए एरिया कितना हो गया इसका? एल स्क्वायर। एफ अपॉन एल स्क्वायर हो गया, तो बन गया एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। ये सब याद नहीं रखना, जस्ट ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो बोर्ड्स में भी नहीं आता, बिकॉज ये एक चैप्टर क्लास
11th में है काफी बोर्ड्स के अंदर, काफी के अंदर क्लास 12th के अंदर है। तो एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, तो ये एल क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, तो ये बन गया एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन वी। प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल है ये, प्रेशर ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा m कॉमन ले लेंगे क्योंकि m अपना मास ऑफ मॉलिक्यूल से वो बराबर है, v भी कॉमन ले लेंगे, वी एक्स 1 स्क्वायर प्लस वी एक्स 2 स्क्वायर प्लस वी एक्स 3 स्क्वायर, चलते 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 वी एक्स एन स्क्वायर। व्हाट इज एन? एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये टोटल प्रेशर आ रहा होगा, टोटल प्रेशर कितना आ रहा होगा अपने पास, m अपॉन वी इंटू व्हाट इज द टोटल समेशन ऑफ वी एक्स आई का स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू n तक वेरी करेगा, समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर एन। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब नाउ हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, तो सिमेट्री के हिसाब से जो डेल्टा समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर है वो समेशन ऑफ वी वाई स्क्वायर होना चाहिए और वो समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? जैसे मॉलिक्यूल्स एक्स में ट्रैवल कर रहे हैं वैसे मॉलिक्यूल्स वाई में ट्रैवल करेंगे, वैसे मॉलिक्यूल्स जेड में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स की, ये मीटिंग है ना बंद कर रहा हूं मैं क्योंकि ये 1 मिनट बचा है, वापस ज्वाइन कर लो 1 मिनट। ठीक है, वी स्टार्ट अगेन। तो मैं बता रहा हूं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस, ये चलते रहना चाहिए। अब जो वी वन स्क्वायर है वो क्या होता है, वो होता है वी एक्स 1 स्क्वायर प्लस वी वाई 1 स्क्वायर प्लस वी जेड 1 स्क्वायर। जो वी टू स्क्वायर है वो क्या होता है, वी एक्स 2 स्क्वायर प्लस वी अंदर 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 वी वाई 2 स्क्वायर प्लस वी जेड 2 स्क्वायर प्लस, ये चलता रहेगा एन तक चलेगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक चलेगा ये। अब तुम देखोगे कि ये जो सेक्शन है ये वाली चीज है, ये जो सेक्शन है ये वाली चीज है, और ऐसे ये वाला सेक्शन ये वाली चीज है, और तीनों बराबर थे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू हाफ एम समेशन ऑफ वी एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी वाई आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी जेड आई स्क्वायर। पहली बात तो ये लिख सकता हूं मैं, ऑब्वियस सी बात है ये लिख सकता हूं मैं, और तीनों बराबर हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ एम समेशन ऑफ वी स्क्वायर, मतलब सारी वेलोसिटीज का समेशन है। ठीक है, नाउ वी टॉक ऑफ वी आर एम एस। व्हाट वाज वी आर एम एस? वी आर एम एस इज वी रूट मीन स्क्वायर। पहले अपन बॉडी का स्क्वायर करते हैं वेलोसिटी का, फिर अपन उसका मीन लेते हैं, फिर उसका रूट लेते हैं। मतलब क्या है कि पहले स्क्वायर करा, मतलब पहले मेरे पास v1 वेलोसिटी थी, v2 वेलोसिटी थी, v3 वेलोसिटी थी, vn तक था, तो अपन ने इसका स्क्वायर करा। स्क्वायर करा मतलब v1 स्क्वायर कर दिया, v2 स्क्वायर कर दिया, v3 स्क्वायर कर दिया, vn स्क्वायर तक कर दिया। फिर अपन ने क्या करा, इसका मीन लिया, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर अपॉन टोटल n से डिवाइड कर दिया, फिर इसका रूट कर दिया अपन ने, तो इस पूरे के अपन ने रूट लगा दिया। अगर मैं VRMS का स्क्वायर देखता हूं तो वो कितना होगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? और VRMS का स्क्वायर कितना होता है, VRMS का स्क्वायर होता है 3RT अपॉन m। व्हाट इज m? m इज द मोलर मास ऑफ द गैस।
यहां तक बात क्लियर हुई? अब ये n क्या होता है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अपन इस चीज को उड़ा लेते हैं। ये क्या है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर है ना। ये चीज कितना हो गया? तो मेरे पास क्या है? समेशन ऑफ v स्क्वायर कितना है मेरे पास? 3RT अपॉन mn। एक तो फॉर्मूला ये है, इस पेज से आ रहा है। और देखो इस पेज से क्या फॉर्मूला आ रहा था मेरे पास? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m समेशन ऑफ v स्क्वायर। तो मेरे पास ये भी आ गया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास? हाफ m समेशन ऑफ v स्क्वायर। और मेरे पास एक और चीज है कि समेशन ऑफ vx स्क्वायर, समेशन ऑफ vy स्क्वायर, समेशन ऑफ vz स्क्वायर बराबर है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ vx स्क्वायर जो है वो 1/3 ऑफ समेशन ऑफ v स्क्वायर है। और एक और चीज है मेरे पास यहां से कि प्रेशर इज इक्वल टू m अपॉन v समेशन ऑफ vx स्क्वायर। तो प्रेशर क्या है मेरे पास? m अपॉन v समेशन ऑफ vx स्क्वायर। ये चार इक्वेशंस हैं। इनमें से कोई भी याद नहीं करना, बस ये डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इन चारों को अपन क्लब करके अब डिराइव करेंगे आगे चीजों को। तो पहले अपन इन दो को क्लब कर लेते हैं। तो यहां से मेरे पास आ गया, यहां से मेरे पास आ गया, इन दो को क्लब करके मेरे पास आ गया कि प्रेशर इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल V 1/3 समेशन ऑफ v स्क्वायर। और समेशन ऑफ v स्क्वायर किसके बराबर है मेरे पास? 3RT अपॉन mn के बराबर है। तो मेरे पास आ गया प्रेशर इज इक्वल टू m अपॉन v 1/3 3RT अपॉन mn। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M क्या होगा? स्मॉल अपॉन कैपिटल M होगा नंबर ऑफ मोल्स। नहीं, ये m क्या है? ये m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है ये। नहीं, अपन को क्या निकालना है? अपन को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सॉरी, अपन को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सॉरी 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 अपन को निकालनी काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास? 1/2 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू समेशन ऑफ वी स्क्वायर। और समेशन ऑफ वी स्क्वायर कितना है? 3 ऑफ समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर। और वी एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास? पीवी अपॉन एम। ये भी एम आई लिख लो इसको भी, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ वन और मास ऑफ वन कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास? 3/2 पीवी आ गई मेरे पास। तो यहां से मेरे को पता पड़ा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है मेरे पास? 3/2 पीवी के बराबर होती है। और पीवी को अपन एनआरटी भी लिख सकते हैं, 3/2 एनआरटी के बराबर होती है। तो अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी। नंदिनी को डाउट है, एक बार देख लेते हैं क्या है। बोलो सर बस प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। तो बेसिकली अपन को ये याद रखना है, वो याद रखना है कि पीवी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आरटी एनआरटी। डेरिवेशन में इतना जाना नहीं है अपन को, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एनआरटी, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं बता दूंगा कैसे करना है अपन को। ये एक चीज हुई। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है अपना? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है कि नंबर ऑफ वेज इन विच ए मॉलिक्यूल कैन मूव एंड possess एनर्जी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक। पहले अपन इन दो की बात कर लेते हैं। तो मोनोएटॉमिक एक मॉलिक्यूल है, वो कैसे कैसे मूव कर सकता है, और डायटॉमिक मॉलिक्यूल वो कैसे कैसे मूव कर सकता है। तो देखो, मोनोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। डायटॉमिक भी ऐसे, ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है। लेकिन जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है वो रोटेट भी कर सकता है। रोटेट कैसे कर सकता है? वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। मोनो एटॉमिक भी रोटेट कर सकता है, इट कैन ऑल्सो रोटेट,
but there will be very less energy in that rotation, cause energy of rotation energy is equal to half I omega square, or I of a particle is 0, tends to 0. तो इन द सेम वे डायटोमिक का भी मैंने दो ही बनाया, जो तीसरा रोटेशन होगा उसका, जो ये वाला रोटेशन होगा, ये जो रोटेशन होगा इसकी, इस वाले की एनर्जी 0 होगी. दिस रोटेशन विल हैव 0 एनर्जी. ये बात समझ में आ गई? तो मोनोएटॉमिक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? मोनोएटॉमिक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई. क्योंकि 3 तरह से मूव कर सकता है और एनर्जी पोजेस कर सकता है. तो मोनोएटॉमिक की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई वो कितनी हो गई? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई. इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई और इस वाले में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई. मतलब टोटल कितनी हो गई? टोटल 5 हो गई. अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपना इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्या बोलता है? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम possess इक्वल एनर्जी इक्वल टू nRT by 2 half nRT for 1 मोल. एक मोल के लिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है? 1/2 nRT एनर्जी होती है. तो जब मैं मोनोएटॉमिक की बात करूंगा तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था अपने पास? 3 था. तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 3 × 1/2 RT nRT. अगर मैं डायटोमिक की बात करूंगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 3 तो ट्रांसलेशन वाला था, 2 रोटेशन वाला था. मतलब कितनी थी? 5 थी. तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5 × 1/2 nRT. हम अगर ये भी देखेंगे, ये 3/2 RT nRT आ रहा है. ये 3/2 nRT अपन ने डिराइव किया था ना. देखो मैं याद दिला दूं वापस से. ये 3/2 nRT अपन ने डिराइव किया था यहाँ पे. ये अपन ने मोनोएटॉमिक माना था बिकॉज अपन ने रोटेशन कंसीडर नहीं किया था. लेकिन अगर रोटेशन को भी कंसीडर करेंगे तो 5/2 nRT हो जाएगा. और अगर मैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो ट्राइएटॉमिक 2 टाइप के होते हैं. एक तो होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर. लीनियर का एग्जांपल क्या होगा? CO2 हो गया फॉर एग्जांपल, और नॉन लीनियर का H2 हो गया फॉर एग्जांपल. तो CO2 जो होगा इसके तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो ट्रांसलेशनल के 3 होंगे, रोटेशन के 3 होंगे. बट जो नॉन लीनियर होगा उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 2 होंगे, बट इसके 3 और 3 होंगे. रोटेशन के 2 होंगे और रोटेशन के इसमें 3 होंगे. इसमें ये अगर ऐसे रोटेट करेगा तो भी एनर्जी होगी, ऐसे रोटेट करेगा तो भी एनर्जी होगी, और ऐसे रोटेट करेगा तो भी एनर्जी होगी. इसके अंदर ये वाली जो एनर्जी है वो 0 होगी, ये वाली में एनर्जी होगी और ये वाले में एनर्जी होगी. तो इसकी एनर्जी कितनी होगी टोटल? 5/2. ये कितना हो गया? 3 और 2 5, 5/2 nRT. और इसकी एनर्जी कितनी होगी टोटल? 6/2 nRT. तो वापस से रिवाइज करवा देता हूं. मोनोएटॉमिक, पहले अपन टाइप लिख लेते हैं, फिर अपन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं, फिर अपन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं, फिर अपन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं. सर क्वेश्चन करा दीजिए. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं और अपन टोटल एनर्जी लिख लेते हैं. तो टाइप मोनो, डाई, लीनियर ट्राई और नॉन लीनियर ट्राई. ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हर किसी में 3 होगा, इसमें रोटेशन 0 होगा, इसमें डायटोमिक में 2 होगा, इसमें लीनियर में 2 होगा, इसमें 3 होगा. टोटल बन गया 3 5
5 6 और इसका बन गया 3/2 nRT, इसका बन गया 5/2 nRT, इसका भी 5/2 nRT, इसका बन गया 6/2 nRT। अगर किसी का भी n डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो n इंटू सॉरी अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो f इंटू nRT अपॉन 2 बन जाता है, तो ये बन जाता है NF/RT/2। तो ये अपनी इंटरनल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू NF/RT/2। इसको मैं याद रखता हूं नफरत बाय 2 से। इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? नफरत बाय 2। ये अपन एक और फॉर्मूला है जो अपन को याद इसमें रखना है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस देखते हैं। द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक गैस। तो ट्रांसलेशनल जो है डायटोमिक गैस के लिए वो कितनी होगी? 3 होंगी। हर किसी में ट्रांसलेशनल तो 3 ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ ट्रायटोमिक गैसेस। तो ट्रायटोमिक का जब तक बोला नहीं लीनियर, तब तक अपन मानेंगे कि वो नॉन लीनियर है। और नॉन लीनियर में 3 तो होगी रोटेशनल की और 3 होगी ट्रांसलेशन की। 3 + 3 कितनी होगी? 6 हो गई। तो 6 अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2। तो 2 मोल्स O2 के हैं एंड 4 मोल्स ऑफ AR, 4 मोल्स AR के हैं एट टेम्परेचर T। टेम्परेचर कितना है? T दे रखा है। नेग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी कितना होता है? NF/RT/2 होता है। तो O2 का NF/RT लिख लेंगे अपन और आर्गन का NF/RT लिख लेंगे। तो O2 डायटोमिक गैस है, तो O2 के लिए क्या हो जाएगा? ये O2 के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी डायटोमिक की? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी डायटोमिक की इंटरनल एनर्जी, सॉरी नफरत बाय 2 होता है, तो 2 नीचे 2 लगा दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी डायटोमिक की? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक की 5 होती है इंटू R इंटू T। और ये आर्गन के लिए कितना हो जाएगा? आर्गन एक मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 इंटू R इंटू T अपॉन 2। तो ये बन गया 2 से 2 गया, 3 2 6 और ये बन गया 2 से 2 गया 5, 6 + 5 कितना हो गया? 11। तो 11 RT अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं पोलर एटॉमिक गैस। पोलर एटॉमिक मतलब ट्राइएटॉमिक ही मतलब ज्यादा हो गया। विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज अ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखो मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल देखो, अपन ने बात की टोटल एनर्जी कितनी होती है? NF/RT/2। ये होती है n मोल्स के लिए। तो अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? FRT/2। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 मोल का मतलब क्या है? Na मॉलिक्यूल्स। तो ये बोल रहा है पर मॉलिक्यूल, तो फॉर 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? फॉर 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा FRT/2 Na। अब इसमें जो आंसर दे रखा है वो इसमें जो आंसर दे रखा है के टर्म्स में दे रखा है। के क्या होता है? के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? R अपॉन Na। तो ये R अपॉन Na को अपन ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख दिया, तो क्या बन गया अपने पास? F/2 kT। और इसमें क्या है कि इसने n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला है। अपन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को F बोलते हैं, बट इसने n बोला है, तो ये चीज n बोल दी इसने, तो n kT/2 अपना आंसर हो गया। n वैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड एनर्जी E ऑफ द गैसेस। तो अपन को पता है जो एनर्जी E है वो NF/RT/2 ही है। और जनरली जब तक गैस देने रखी है तो अपन मानते हैं कि ये डायटोम मोनोएटॉमिक गैस है। तो ये बन गया n इंटू 3/2 RT। ये अपने पास एनर्जी थी, तो E कितना हो गया अपने पास? 3/2 nRT। और nRT क्या होता है? PV के बराबर होता है, 3/2 PV। तो एनर्जी इज इक्वल टू, तो प्रेशर अगर अलग से प्रेशर कितना हो जाएगा अपने पास? प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 E/V, E/V। इसमें वॉल्यूम को 1 माना होगा तभी आंसर है, तो आंसर 2/3 E आएगा। फर्स्ट आंसर आएगा E/V भी आएगा साथ में, वॉल्यूम को 1 मान लिया होगा इसमें। द आइडियल गैसेस A एंड रियल गैस B हैव देयर वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V to V। तो एक A है, ये आइडियल है, और B है, ये रियल है। इसका वॉल्यूम V से 2V कर दिया, इसका वॉल्यूम भी V से 2V कर दिया। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, आइसोथर्मल कंडीशंस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसका भी आंसर एक्चुअली विल बी 0 होगा। विल बी 0 क्यों होगा? बिकॉज इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? NF/RT/2 होती है। तो T अगर सेम है तो U भी सेम रहेगा, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। विल बी सेम इन बोथ एंड बी, विल बी 0 फॉर बोल द केसेस। तो इसके भी दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए पाथ AB एज शोन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहले तो इंटरनल एनर्जी समझा देता हूं, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ। क्यों? क्योंकि जो U होता है वो कितना होता है NF/RT/2 होता है, तो डेल्टा U होता है वो कितना होता है NF/R∆T/2। तो डेल्टा T जो होता है वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, T1 पता है अपन को, T2 पता है, तो वहां से अपन निकाल सकते हैं। तो नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इनिशियल पॉइंट ये है मेरे पास, फाइनल पॉइंट ये है मेरे पास। तो अपन को डेल्टा T निकालना है, N निकालना है, F निकालना है, R। तो 1 मोल अपन को दे रखा है, तो N दे रखा है 1। डायटोमिक दे रखा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है अपन को डायटोमिक की 5। R अपन को पता है डेल्टा T और निकालना है अपन को। तो ये ग्राफ P और V के बीच में दे रखा है, तो यहां से अपन यूज करके PV इज इक्वल टू NRT लगा के पहले अपन निकाल सकते हैं। PV इज इक्वल टू NRT लगा लो T1 के लिए। तो PV कितना दे रखा है अपन को, देखो PP 5 दे रखा है किलो पास्कल्स में, तो 5000 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 इज इक्वल टू NRT1। और NRT2 कितना है? NRT2 है 2 इंटू 6, 2000 इंटू 6। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं NRT2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, देखो 6 2 ये 12, 4 5 ये 20, तो 12000 माइनस 20000 मतलब कितना हो गया 8000। तो अपने पास NR डेल्टा T हो गया। तो अपन को डेल्टा U निकालना था, डेल्टा U कितना है अपने पास? डेल्टा U है अपने पास, डेल्टा U इज इक्वल टू NR डेल्टा T इंटू F, NR डेल्टा T इंटू F। तो NR डेल्टा T अपने पर निकाल रखा है, NR डेल्टा T कितना है अपने पास? 8000 है विद नेगेटिव साइन, इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5। और अपॉन 2 भी था साथ में यहाँ पे, तो ये बन गया -20,000 जूल्स, मतलब -20 किलो जूल्स अपने पास आंसर आ गया। देख लो एक बार स्लाइड को देख लो आराम से। कोई डाउट पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट। एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ये अभी अपन बाद में कर लेंगे, अभी मैं बता देता हूं। वैसे कुछ चीज याद रख लो, सीपी होता है, एक सीवी होता है, इनके बीच में दो इक्वेशंस होती है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, तो और सीपी अपॉन सीवी गामा के बराबर होता है। ये याद रख लो अभी के लिए, जस्ट अपन बाद में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसको। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V एट ए कांस्टेंट प्रेशर P इज। ये अपन बाद में देख लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बाद में देख लेंगे। तो अपना ये हुआ केटीजी और मॉलिक्यूलर स्पीड्स पूरा हो गया। सन्नी ने हाथ उठाया है, हाँ बोलो। रिपीट कर दीजिए पिछला क्वेश्चन जो आपने बताया था। ये वाला क्या? तो नहीं, एक और पीछे ये वाला, हाँ ये वाला देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो अपन को क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, U NFRT होता है, तो इंटर चेंज कितना होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू NFR डेल्टा T बाय 2 ये होगा। और इसमें भी जो F है वो अपन को 5 पता है। 5 क्यों पता है? बिकॉज डायटोमिक गैस है, डायटोमिक का जो F होता है वो 5 होता है। अब ये ग्राफ दे रखा है P और V के बीच में, तो मुझे पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो ये 5 है, ये किलो पास्कल्स में है, तो इसको मैंने 5000 लिख लिया, और ये वॉल्यूम 4 है, तो ये 4 लिख लिया, इज इक्वल टू NRT1 लिख लिया, तो NRT1 आ गया मेरे पास। ऐसे NRT2 कितना आ गया मेरे पास, 20000, ये 2000 इंटू 6, तो NRT2 माइनस T1 कितना आ गया, 12000 माइनस 20000 मतलब माइनस ऑफ 8000। यहां तक ठीक है। अब डेल्टा यू कितना था, NR डेल्टा T अपॉन 2 इंटू F, F तो 5 है ही, और ये माइनस 8000 अपॉन 2 कितना हो गया, ये 20000 जूल्स के बराबर मेरे पास आंसर आ जाएगा। हाँ नंदिनी बोलो। सर
नॉन सर वो जो लीनियर ट्राइएटमिक था ना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 दिया हुआ है। नहीं 6 होता है, 6 होता है। वो नॉन लीनियर का होता है ना, लीनियर का 7 होता है। लीनियर का 5 होता है, लीनियर का 5 होता है, 7 किसी का नहीं होता। 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का नहीं होता, वो हाई टेम्परेचर्स पे होता है। ऐसा अगर होगा तो क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगा। वो वेरी हाई टेम्परेचर्स पे होता है, जब उसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लेते हैं, बट वो अपने कोर्स पे नहीं है, वो अपने सिलेबस पे नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा अलग से कि ऐसा लेना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी अपन ने कर लिया, ये भी अपन कर चुके हैं, ये भी अपन कर चुके हैं, ये भी अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? कोई गैस है, उसके अंदर कोलिजन्स होते रहते हैं, ये जा रहा है, ये टकरा जाएगा, फिर टकरा। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? पाथ ट्रेवल्ड, एवरेज पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना एवरेज पाथ ट्रेवल हुआ, वो अपन को देता है मीन फ्री पाथ। तो ये मैंने एनसीईआरटी से उठा लिया है पूरा की पूरा। एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है वैसे मैं समझा देता हूँ पूरा की पूरा। तो देखो, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स का डायमीटर डी है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस भी कितना है? डी है। Suppose the molecules of a gas are spheres of diameter d. Focus on a single molecule with the average speed v. It will suffer collision with any molecule that comes within distance d between the centers. तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये किससे कोलाइड करेगा? जो भी मॉलिक्यूल्स इस उसमें आ रहा होगा उससे कोलाइड करेगा। इन टाइम डेल्टा टी स्वीप से वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर इंटू वी। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये टाइम डेल्टा टी में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और वॉल्यूम कितना स्वीप करेगा? ये पाई डी स्क्वायर इंटू वी। और इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होगा उससे वो कोलाइड कर जाएगा। तो इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, द मॉलिक्यूल सफर इतने कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कितनी स्वीप की उसने? वॉल्यूम स्वीप की उसने पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू टी। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? n। तो वो इतने टाइम में इतनी वॉल्यूम स्वीप कर रहा है, तो कोलिजन कितने सफर करेगा? इतने कोलिजन को सफर कर जाएगा। तो रेट ऑफ कोलिजन इज दिस, और द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इन इज दिस। ये अपने पास आ गया टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कॉल्ड द मीन फ्री पाथ इज दिस। और इसमें थोड़े मॉलिक्यूल्स और होते हैं, बाकी भी मूव कर रहे होते हैं, इसलिए जो रूट 2 है उसका फैक्टर आ जाता है। तो बेसिकली तुमको ज्यादा याद नहीं करना, तुमको याद रखना है कि मीन फ्री पाथ जो है वो होता है अपने पास v एवरेज इंटू टाइम, टाइम भी टो मान लो, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 एन डी स्क्वायर, where what is n? N is number of molecules per unit volume, and what is d? d is the diameter of the molecule. किसी का चैट आ रहा था, मैं एक बार देख लेता हूं। एनसीईआरटी को कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं? ठीक है, तो बेसिकली अपन ने इक्वेशन याद रख ली कि जो मीन फ्री पाथ होता है, ये ज्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे 2014 में क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा प्रीवियस 30 सालों में। तो मीन फ्री पाथ जो होता है अपने पास वो कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2 एन डी स्क्वायर। इसको डायमेंशनली भी याद रख सकते हो। डायमेंशनली कैसे याद रखेंगे? देखो, एन जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बन गया वॉल्यूम अपॉन रूट 2 नंबर डी स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में होगा, ये मीटर क्यूब में होगा। तो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर से कैंसिल होकर मीटर बनाएगा, तो मीटर बनाएगा तो मीन फ्री पाथ पे डायमेंशन हो गया। तो मेरे को फॉर्मूला याद हो गया 1 अपॉन रूट 2 एन डी स्क्वायर। तो डी डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस भी हो गया। रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया।
ठीक है, तो ये अपना केटीजी था, ये अपन ने केटीजी कवर कर लिया। किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं एक बार स्लाइड्स को वापस से रिपीट कर देता हूं, मतलब स्लाइड्स को चला देता हूं मैं एक स्लाइड शो चला देता हूं मैं, तो किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना। मेरे हिसाब से लेक्चर के नोट्स तो देख लेना बाद में, तो अपन लेक्चर को खत्म करते हैं यहीं पे। एक बार यार सनी सिंह से बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। बोलो सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। ऐसे ही सारे मतलब टॉपिक को कवर करिएगा एनसीईआरटी स्लाइड्स पे करते तो समझ में आता है जल्दी। हो गया, बोल लिया, NCERT से बंद करूँ अब मैं? या बंद कर दिए।